नमस्कार विद्यार्थियों। हम स्नातक वर्ष तृतीय के राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है पश्चिमी राजनीतिक विचार, जो विचारक हुए हैं, इनके विचार हैं या क्या उनकी आइडियोलॉजी रही है, वो पाठ्यक्रम के अनुसार हम निरंतर आपको व्याख्यान वीडियो के माध्यम से आप तक इन विचारों को पहुंचा रहे हैं। आपको सुनने में, इनको देखने में जहाँ तक हमें विश्वास है, ज्ञान की दृष्टि से या सिलेबस में अध्ययन की दृष्टि से आपको पूरा इसका लाभ मिल रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत पुस्तक को देखना अति आवश्यक होता है कि उन विचारों को हम प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उसको एक बार पढ़ें एवं उसको हम दूसरी तरफ अपने जो लेखनी है उसके माध्यम से नोटबुक में उसको डाउनलोड करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। उस नोट डाउन करने से एक अनुभव प्राप्ति होती है और वह स्थायी ज्ञान का एक माध्यम बनती है। तो हमने जो पिछले व्याख्यानों में रूसो के विचारों को अध्ययन में लिया, आज हम जेरेमी बेंथम के बारे में जो लेखन है या जो उनकी जो वैचारिक परंपरा रही है उसका क्या स्थान है एवं राज्य, समाज, सरकार, व्यक्ति के बारे में उनकी क्या मनोदशा थी, कैसे विचारों को वो स्थापित करते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन रही है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के माध्यम में जेरेमी बेंथम नामक विद्वान द्वारा एक ऐसा सिद्धांत दिया, एक विचारधारा दी, जिसका नाम उपयोगितावाद कहा। उपयोगितावाद के नाम से ये प्रख्यात है कि यह विद्वान उपयोगितावादी विचारों को प्रस्तुत करने वाले सबसे प्रमुख एवं पहले विद्वान माने जाते हैं। हालांकि इनसे पूर्व के जो विचारक हुए हैं उनमें हम इसको अल्प मात्रा में ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन जो विस्तृत या व्यापक दृष्टिकोण को जो यहाँ स्थापित करने का मूल काम था वह जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया और एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तावित किया जो कि विश्वव्यापक पैमाने पर राजनीतिक स्कॉलर के अध्ययन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपयुक्तवाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका जो बेस है, आधार है, वह सुखवाद है। अंग्रेजी में इसे यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। देखिए, मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति जो रही है प्रारंभ से ही, जन्म से ही और अंतिम अवस्था तक, कि हमें आनंद की प्राप्ति कैसे करनी है, सुख प्राप्ति के हमें क्या साधन एकत्रित करने हैं। सुख दुख का मापदंड ध्यान रखें उपयोगिता होता है। उपयोगितावाद का प्रबल प्रतिपादन जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया। बेंथम से पूर्व डेविड ह्यूम, रिचर्ड कम्बरलैंड, फ्रांसिस हचेसन, प्रीस्टले आदि विचारकों ने भी इस तरह के विचार प्रकट किए।
कम्बरलैंड ने सामान्य कल्याण को उच्चतम भलाई का स्थान माना था। हचेसन ने सर्वप्रथम अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के वाक्य का प्रयोग किया था, किंतु बेंथम ने विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए उपयोगितावादी सिद्धांतों को एक व्यवस्थित सूत्र में पिरोने का कार्य किया। बेंथम ही उपयोगितावाद का जनक या प्रतिपादक माने जाते हैं। इस सिद्धांत को एक तर्कसंगत और व्यवस्थित विचारधारा के रूप में देने का एक प्रमुख श्रेय है वह बेंथम को ही जाता है, और इस संपूर्ण उनकी सैद्धांतिक विचारधारा के सूत्र को, एक समेकित व्यवस्थित ज्ञान को ही हम बेंथमवाद के नाम से जानते हैं। यह उपयोगितावाद स्वव्यवस्थित राजदर्शन का एक स्वरूप है। तो हम देखते हैं कि उपयोगितावाद का जनक बेंथम माने जाते हैं। वह एक क्रियात्मक सुधारक भी थे। उनके द्वारा सामाजिक बुराइयों की ओर जो समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो ध्यान आकर्षित किया गया, वह जनता के हित के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए प्रबल आंदोलन के रूप में था। अनेक क्षेत्रों में सुधारों के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया। हेनरी मैन ने उचित ही कहा है, बेंथम के समय के बाद जितने भी कानूनी सुधार किए गए उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसमें बेंथम का प्रभाव नहीं हो। प्रोफेसर डाइसी ने भी उन्हें विधि का प्रथम और महानतम दार्शनिक कहकर संबोधन किया है। देखिए, कानून शास्त्र का अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया। बेंथम ने हचेसन की पुस्तक से उद्धृत वाक्यांश अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख को अपने आत्मसात करके और उसको आधार बना करके अपने विचारों को ढाल करके और आगे बढ़ाया। बेंथम खुशी से इतने प्रसन्न हुए इस वाक्य को लेकर के एवं हचेसन के मार्गदर्शन से, मानो उसे ईश्वर का कोई संदेश मिल गया हो, उसने कोई महान खोज कर ली हो। इस वाक्यांश में जो अर्थ छिपा था वह बेंथम की संपूर्ण राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा। बेंथम को प्रचलित कानून के खोखलेपन का जितना अधिक ज्ञान हुआ था, उतनी ही अधिक दृढ़ता से इनके सुधार के लिए उन्होंने संकल्प किए। वकालत करने की अपेक्षा उन्होंने विधियों में संशोधन करने का जो मुहिम चलाई। जब इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिशास्त्री ब्लैकस्टोन ने इंग्लिश कानून की टीकाएं प्रकाशित की, तो ब्लैकस्टोन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए 1776 में बेंथम ने शासन पर कुछ विचार, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, एक ग्रंथ प्रकाशित किया। तो हम देखते हैं कि बेंथम का जो ज्ञान था वह एक व्यक्ति के उस आत्म अनुभूति के अनुभव पर आधारित था कि वह राज्य को भी इसमें समाहित करके और एक जिम्मेदारी का, एक दायित्व का कार्य सौंपता है कि यह सारा कार्य करवाने का जो मूल उद्देश्य एवं कर्तव्य राज्य का व्यक्तियों के सामूहिक सहयोग से संपन्न हो सकेगा। उन्होंने नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों में काफ़ी ग्रंथों की रचना की। 1789 में उनकी प्रसिद्ध कृति नैतिकता और विधान निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन का जो पब्लिकेशन हुआ, इसमें जो विचार प्रकट किए वे अलौकिक बुद्धि संपन्न विधान निर्माता इनको बनाने का एक तरह से विशेषण तैयार किया। उसकी कृतियों, उनके जो सेवाओं के प्रभावित स्वरूप थे। 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा द्वारा उन्हें फ्रेंच नागरिक की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। तो
डायल ने इस संबंध में कहा है, अपनी मृत्यु के पश्चात एक शिष्य समूह के द्वारा वह एक पितामह और आध्यात्मिक नेता के रूप में सम्मानित किए गए। उसकी प्रतिष्ठा एक देवता की भांति की गई, जिसका सेंट पॉल था जेम्स मिल, यानी सेंट पॉल जो शिष्य के रूप में था वह जेम्स मिल। अब हम बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। एक महानतम लेखक, विचारक, टिप्पणीकार के रूप में अपने आप को प्रसिद्धि दिलाने वाले, ख्याति दिलाने वाले, असाधारण प्रतिभा के धनी, उनके द्वारा लिखे गए पृष्ठों की संख्या 1 लाख से भी अधिक मानी जाती है। उन्होंने कानून, तर्क, दंड, नीति आदि विषयों में विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ लिखे वे अद्वितीय स्थान रखते हैं। बेंथम की जो कृतियां हैं उन्हें हम देखते हैं। 1776 में फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट लिखी गई और इन्हें प्रकाशित किया गया। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में। एमिनिसिपेट योर कॉलोनीज 1783 में। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन। फिर है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स 1811 में। फिर है केसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1809 में। इस तरह से ये प्रमुख जो 7 इनकी कृतियां प्रकाशित हुई, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, बेंथम को एक बहुत उच्च स्तर पर ले जाने के लिए सहयोगी। हालांकि उन्हीं की वैचारिक पद्धति थी और उनसे ही उन्हें एक बहुत ऊंचा स्थान मिला। इन्होंने, जब हम बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में इनके क्या विचार थे या राज्य पर क्या इनकी मनोदशा थी, बेंथम से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात कही गई थी, बेंथम ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अस्वीकार करते हुए उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और यदि कोई ऐसा हुआ भी है तो वर्तमान पीढ़ी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती। संविदा सिद्धांत को उन्होंने अलविदा मांगते हुए स्वयं बेंथम ने लिखा है, मैंने प्राथमिक संविदा छोड़ दी है और इस मिथ्या प्रलाप को आवश्यकता वाले उन व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरह से इनके द्वारा जो संविदा वाला सैद्धांतिक दृष्टिकोण था उसको उपेक्षित किया गया। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इस खंडन को करने के बाद बेंथम ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। बेंथम आदर्शवादियों के इस मत से भी सहमत नहीं है कि हम राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य नैतिक एवं श्रेष्ठतम संस्था है। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण संविदा नहीं अपितु आज्ञा पालन की आदत है। लोगों में आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है क्योंकि वो उपयोगी और सामान्य सुख या हित को बढ़ाने वाली हैं। बेंथम के शब्दों में राज्य की आज्ञा पालन से होने वाली हानि अथवा अवज्ञा से होने वाली हानि से कम है। तो इस तरह से राज्य के बारे में इनके विचार हैं। गवर्नमेंट से संबंधित या शासन से संबंधित हम जब बात करेंगे कि सरकार के बारे में उनका क्या इस तरह का विचार है, तो राज्य की सत्ता कानून निर्माण की अंतिम जो शक्ति रखती है सरकार। राज्य के अंतर्गत वह छोटा सा संगठन है जो राज्य की इच्छा जो कानून के रूप में तथा उद्देश्य अधिकतम सुख को कार्यान्वित करने के लिए तैयार रहता है। देखो यहाँ बात यही निकल के आती है कि राज्य की इच्छा या जो कानून है जिसको वो इम्प्लीमेंट करता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है मैक्सिमम हैप्पीनेस, अधिकतम सुख की व्यवस्था करना और उसे क्रियान्वित करवाने की बात। इसी प्रकार राज्य के जो कार्यों के बारे में भी कानून के स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं उनके। और जब हम देखते हैं उनके द्वारा इस तरह के विचारों में जो दृष्टिकोण है वह बड़ा ही अभूतपूर्व एवं विलक्षण प्रतिभा को प्रकाशित करता है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।